तेजस्वी यादव से मिलने के लिए संजय यादव को विधायक फोन करते हैं, तब मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं ये संजय यादव तय करते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो आप आरजेडी में एमएलसी रहे 3.5 साल, क्या आपको तेजस्वी यादव से मिलने के लिए संजय यादव को फोन करना पड़ता था? तेजस्वी जी से मिलना दुरूह कार्य है किसी भी विधायक के लिए। मैं भी जब एमएलसी के पद पर था, मैं मिलने के लिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार प्रयास किया। प्रीतम फ़ोन नहीं उठाता है, संजय जी की तो बात ही नहीं की, वो तो बड़े बड़े विधायकों को मंत्रियों को फ़ोन नहीं उठाते थे। और तेजस्वी जी का डायरेक्ट फ़ोन लोगों के पास, विधायकों के पास नहीं रहता है, मंत्रियों के पास नहीं रहता है। तो इसलिए तेजस्वी जी से कोई भी विधायक, मैं कह रहा हूँ कि जब चाहे मिलना मिल नहीं सकता, जब चाहे बात करना नहीं बात कर सकता है। और संजय जी तो तेजस्वी जी से भी ऊपर हैं, सिर्फ सेलेक्टेड लोगों को फ़ोन उठाते हैं जो तेजस्वी जी जिनका गुड बुक में है या उनके फिर गुड बुक में है। बाकी तो जो आम विधायक हैं, आम कार्यकर्ता हैं, आम नेता है, वो कहीं से भी संजय यादव फ़ोन नहीं उठाते हैं। और यहाँ तक कि प्रीतम जी भी फ़ोन नहीं उठाते थे, यह सच्चाई थी। तो हम भी 1-2 बार किए, प्रीतम जी फोन नहीं, लेकिन संजय यादव तो उठा लेते हैं हम लोग। अब आपको उठा लेते होंगे कहीं कुछ हो, लेकिन हम लोग को वो नोटिस नहीं लेते थे। हमने चाह करके भी उनसे बात नहीं कर सका। अभी पार्टी को कौन चला रहे हैं, लालू यादव चला रहे हैं या तेजस्वी चला रहे हैं? लालू यादव बिल्कुल नहीं चला रहे हैं। अभी पार्टी पूरी तरह से तेजस्वी जी चला रहे हैं। लालू जी अगर चलाते तो ये मनोज झा जी नहीं जाते, लालू जी अगर चलाते तो संजय यादव जी नहीं जाते, लालू जी अगर चलाते तो इस तरह के जो है मैं भी नहीं हटता। नीतीश कुमार जी एक अंतिम साबित होंगे जनता दल का, और उन्हीं के साथ उस पार्टी का भी दफन हो जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार की पार्टी तो बहुत चंद महीनों की कह सकते हैं कि मेहमान है। इस पार्टी के कुछ लोग आरजेडी में जाएंगे, कुछ लोग भाजपा में जाएंगे, हरिजन में, दलित में, एससी में बोल सकते हैं। हाँ सॉरी, अति पिछड़ा का वोट लेने के लिए एक तरफ भाजपा की तरफ से भीम सिंह चंद्रवंशी को राज्यसभा भेजा जाता है, और दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल में एमएलसी रहे हैं, इनको पार्टी से निष्कासित किया जाता है और एमएलसी से भी हटाया जाता है। रामबली सिंह चंद्रवंशी हैं आप, प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी, आपको आरजेडी ने एमएलसी पद से हटाने के लिए दिया लिख के सुनील सिंह, और आपको हटा दिया गया देवेश चंद्र ठाकुर के द्वारा, जो अध्यक्ष हैं विधान परिषद के। तो किस रूप में इसको देखते हैं, और आप क्या कहना चाहेंगे कि क्यों आपको राष्ट्रीय जनता दल ने एमएलसी पद से हटाया? देखिए, इस पर हमने पहले भी बहुत स्पष्ट कर दिया है कि मैं तो लगातार 8 वर्षों से, यानी 2015 से, जब से समुन्नत या अपेक्षाकृत संपन्न जातियां मूल अति पिछड़ा में समाहित कर दी गई, जैसे तेली, तमोली और दांगी, 17-18 नगर निगम है, उसमें 3 ईबीसी के लिए सीट था, और तीनों ईबीसी का सीट जो था अति पिछड़ा का सीट, वही जो 3 जाति आया अभी तेली, उसने ले लिया। उसी तरह से जिला परिषद अध्यक्ष का है, पूरे बिहार में 38 जिले हैं, 8 जिला परिषद का अध्यक्ष था, उसमें से 7 जिला परिषद के अध्यक्ष पर वो काबिज हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे जब आंकड़े, तो स्पष्ट हो जाएगा कि चाहे नौकरियों की बात हो या पंचायती राज में या नगर निकाय में, जो भी चुनाव की बात करेंगे, सब जगह वह जो संपन्न जातियां हैं वह काबिज हो रही है, और इनके जो अधिकार थे। यानी कहने का मेरा मतलब है कि जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने मूल अति पिछड़ों को कोटा रिजर्वेशन सिस्टम के लिए पूरे देश में उस समय गालियां सुनी, और आज जननायक कर्पूरी ठाकुर के फार्मूला बिहार नहीं देश आज इसको सलाम कर रहा है, जिसका नतीजा हुआ कि आज सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से वो सम्मानित किए गए, भारत रत्न से। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर की आत्मा कहीं न कहीं होगी तो कराह रही होगी कि आज बकरी के बाड़ में अगर शेर को डाल दीजिएगा तो क्या बकरी बचेगा? उसी तरह की हाल हुई है। और इस पर अगर हम आवाज़ उठा रहे थे तो सरकार को संज्ञान लेने की ज़रूरत थी, न कि यह दल बदल की बात थी। अगर इसके लिए जो नेता या जो सरकार जिम्मेवार थे उनको रिव्यू करने की ज़रूरत थी, पुनर्विचार करने की ज़रूरत थी। एक तरफ आप जातीय आंकड़े शो करते हैं, तो जातीय आंकड़े में इनकी 36% आबादी दिखाते हैं, तो 36% आबादी आज सत्ता और शासन में कहीं नहीं है, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? जो आंकड़े प्रदर्शित कर रहे हैं वो लेंगे। आप A to Z की बात करते हैं, लेकिन आप आज देखिए राज्यसभा के जो चुनाव हुए हैं, आज इसकी जवाबदेही कौन लेगा? दलित एक भी पार्टियों ने नहीं भेजा। दलित की 20% की आबादी बिहार के आसपास है। आज 16 सीट में कम से कम इनको 3 सीटें यहाँ मिलना चाहिए था, लेकिन आज 3 में से एक भी नहीं है। वही हाल लगभग अति पिछड़ों की है।
यहाँ 36% आबादी आप ही के आंकड़े के मुताबिक है, और 36% की आबादी के हिसाब से कम 16 में आपको चाहिए था, 6 को चाहिए था, तो आज 6 के बदले कहाँ है, 2-3 है। तो हर जगह आप हकमारी कर रहे हैं और कह रहे हैं ए टू जेड की बात। तो इसलिए जो ए टू जेड की बात कर रहे हैं या जो फिर तथाकथित सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, अब अति पिछड़े या दलित इन सारे चीज़ों को समझ रहे हैं और समय आने पर इसका इस्तेमाल करेंगे, और चुनाव में किसी की ज़मीन खिसक जाएगी तब उनको पता चलेगा कि सामाजिक न्याय मेरा ये नकली था और इसके पीछे से ज़मीन हमारी खिसक गई। अच्छा, भाजपा ने जो 2 लोगों को राज्यसभा भेजा या भेज रहे हैं, एक आपकी जाति के हैं डॉक्टर भीम सिंह, एक तेली जाति के हैं धर्मशिला गुप्ता, तो अति पिछड़ा को तो बीजेपी वाले भेज रहे हैं, और बीजेपी कुल 16 को राज्यसभा भेज रहे हैं। 16 उम्मीदवार उनके में उनमें 12 जो हैं बहुजन हैं, 16 में 12 बहुजन बीजेपी की तरफ से। बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग कर रही है, इसको तो आप कम से कम शब्दों में कह सकते हैं। जो परिणाम दिखाई दे रहा है, अब चाहे किन कारणों से, इसका मतलब हुआ कि भारतीय जनता पार्टी आगे की राजनीति को बाखूबी समझ रही है। अब वो जान रही है कि 10.5% वोटों के द्वारा हमारी आगे की राजनीति जो है, आगे की नाव जो है पार नहीं लग सकती है। इसलिए वह अति पिछड़ा में, दलित में घुसने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और उसी का परिणाम है कि भीम सिंह जी को अगर मैं एमएलसी से हटाया नहीं जाता, राजद ने जो काम कर रही है और उसका जो रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन को भांप करके भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में इनकैश करने की प्रयास कर रही है, और उससे उसको लाभ नहीं मिलेगा, ये दिख रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भले वो सांप्रदायिक और फासिस्ट पार्टी कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन जो सोशल इंजीनियरिंग भाजपा कर रही है उसके सामने न जनता दल यू कर पा रही है और न राजद कर पा रही है बिहार के अंदर। इसको बड़ी ईमानदारी से देखी जा सकती है। आप भाजपा में जाएंगे? मैं भाजपा में जाना या किसी दल में जाना मेरी प्राथमिकता नहीं है। मैं जिन उद्देश्यों के लिए संघर्ष किया था उन मूल्यों पर आज भी मैं कायम हूँ, और इसकी परिणति तक मैं जाऊँगा, और आगे फिर जैसा निर्णय होगा लोगों के बीच में, लोगों के संगठन के द्वारा, लोगों के राय से वैसा करूँगा। अभी मेरी प्राथमिकता किसी दल विशेष में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मैं राजद से तो नाराज़ होकर के अभी यहाँ पर हूँ, और जनता दल यू और राजद दोनों मिल करके ही ये काम किए थे, इसलिए राजद और जनता दल यू तो दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हो गए। अब रही भाजपा में, तो भाजपा में तो शुरू से थोड़ा हम सेकुलर मिजाज के आदमी हैं, इसलिए भाजपा के प्रति हमारा आकर्षण उतना नहीं होता। बावजूद इसके हम चाहते हैं कि कोई पार्टी अगर बहुजनों की बेहतर ढंग से बने आगे भविष्य में, वह मेरी कल्पना है और उस पर मैं विचार कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। नई पार्टी बनाएंगे? हम बनाएंगे नहीं, लोगों की ज़रूरत है, विचार की ज़रूरत है। बिहार के जो लोग हैं, आज दलित संवर्ग के लोग की देखे, ये गिरोह है, पार्टियां नहीं है। दलित को रिप्रेजेंट करने वाले, चाहे वह रामविलास पासवान जी के लड़के चिराग पासवान जी हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, या फिर और बसपा के रूप में जो पार्टियां रही है, वह आप देखेंगे कि दलित को कहीं न कहीं बांट करके एक गिरोह बना करके अपने उल्लू सीधा करने का वो काम करते हैं। जैसे राज्यसभा की बात बोले सर, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राज्यसभा में दलितों को भेजती है। बिल्कुल, बहुजन समाज तो बहुजन समाज की पार्टी बात करती ही थी, लेकिन काशीराम जी के जाने के बाद बहुजन समाज में बहुत सारी विकृतियां आ गई। सुश्री मायावती जी के राज में वो चीज़ें दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन बहुजन समाज के ही तर्ज पर या तो बहुजन समाज पार्टी ही बिहार में मजबूत हो, मैं उसका हिमायती हूँ, और नहीं तो बहुजन समाज के तर्ज पर बिहार में कोई पार्टी बने जो वास्तव में ईबीसी और दलित दोनों वर्ग को लेकर के, यानी लगभग 60% आबादी को लेकर के, अल्पसंख्यक उसमें आ जाते हैं। ईबीसी की जितनी जातियां हैं उसमें 1-2 जाति छोड़ दीजिएगा तो सारे मुस्लिम के जातियां करीब करीब वो 3 जाति छोड़ करके बाकी सारे के मुस्लिम जातियां जो ईबीसी में आ जाती है। तो यह ईबीसी और अगर दलित की बात करेंगे तो ये 60% आबादी है, तो 60% मतलब बहुजन। तो ये बहुजन की आबादी की एक पार्टी बिहार के अंदर सख्त ज़रूरत है, और जो हालात अभी दिखाई पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी से जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं, उनको संतुष्टि नहीं होती है, और जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल जो है वो किस तरह की राजनीति कर रही है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। इसलिए इसका परिणाम सब लोग देख रहे हैं और इससे भुगत भी रहे हैं। इसलिए कहीं न कहीं जनता छटपटाहट में है, और अब तो यूँ कहें कि जनतंत्र जो था, लोकतंत्र था इन पार्टियों में, अब कहीं न कहीं ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। सर जी, राजद में
नहीं, राजद में चाहे जनता दल ही में एक व्यक्ति निर्णय करता है, वो व्यक्ति से जो करीब होता है उसको पार्टी के हिसाब से चलता है। और पार्टी में अगर रहना है तो आपको उसकी बात सुनिए, और अगर कुछ बोलिएगा तो पार्टी से बाहर कर दी जाइएगा। इस तरह का अनेकों उदाहरण आपको राजद में और जनता दल में मिलेगा देखने को। अभी जो राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया, क्या लगता है लोकसभा चुनाव में क्या होगा 40 सीटों पर? देखिए, अभी के हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन है वह भारी है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। इसलिए भारी है कि भारतीय जनता पार्टी की कई एजेंसी जो है वह काम कर रही है, और राष्ट्रीय जनता दल जो दूसरे तरफ है वोट की राजनीति नहीं कर पा रही है। कहीं न कहीं उससे आप देखेंगे कि अति पिछड़ा उससे बाहर होते जा रहे हैं, दलित उससे बाहर होते जा रहे हैं। उसके परिधि से पहले ही कुशवाहा और कुर्मी जो थे वो मतलब कि लौ कुश उससे बाहर हो चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ जब सामाजिक न्याय की बात, बहुजन की बात राष्ट्रीय जनता दल में होती थी, लेकिन आज राष्ट्रीय जनता दल में इन सब वर्गों के जो बहुसंख्यक आबादी जो है आज बाहर होते जा रहे हैं। तो फिर आप राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की पार्टी कैसे कही जा सकती है? इसलिए इनको भी दिक्कत है। जो दावा करते हैं भाजपा वाले 40 में 40 ले आएंगे, अब 40 में 40 लाएं कि नहीं लाए तो समय बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो गणित आज दिखाई पड़ता है, खास करके जातीय गणित, उसमें भारतीय जनता पार्टी इन दोनों दलों पर भारी है। यह कम से कम दिखता है बहुजनों को। किन पे भारी है? भारी है जनता दल यू पर भारी है, राष्ट्रीय जनता दल पर। अभी तो यही 3 पार्टी है। जनता दल यू की पार्टी तो अब बहुत जल्दी ही अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। जो तेजस्वी बोल रहे हैं, तेजस्वी बोल रहे हैं, चाहे हम लोग भी देख रहे हैं, आम आदमी देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी एक अंतिम साबित होंगे जनता दल यू का, और उन्हीं के साथ उस पार्टी का भी दफन हो जाएगा। नीतीश कुमार जी के बाद पार्टी के अंदर कोई बचा नहीं है। अशोक चौधरी नहीं, अशोक चौधरी जी हो या ललन सिंह हो या कोई भी हो, वो नाम कह सकते हैं लेकिन वो नेता नहीं हो सकते हैं बिहार के अंदर। इसलिए नीतीश कुमार जी की भी क्या भी पिछले कई वर्षों से थी, कई महीनों से जो देख रहे हैं नीतीश कुमार जी का भी, उससे भी जनता के अंदर जो साख थी नीतीश कुमार जी के प्रति, अगर आज रेफरेंडम कराई जाए, जनमत संग्रह कराई जाए, तो नीतीश कुमार सबसे निचले पौधान पर नेता साबित होंगे। इसलिए नीतीश कुमार का स्वयं भी खराब हो चुका है, और पार्टी में उनके बाद कुछ है नहीं। इसलिए नीतीश कुमार की पार्टी तो बहुत चंद महीनों की कह सकते हैं कि मेहमान है। इस पार्टी के कुछ लोग आरजेडी में जाएंगे, कुछ लोग भाजपा में जाएंगे, या कुछ लोग अपने सुविधा से जहां मन वहां जाएंगे। संजय झा नहीं चला पाएंगे पार्टी को? कोई झा नहीं चला पाएंगे, न संजय झा चला। ये सब लोग चाटुकार माने जाते हैं। आप आम लोगों से सर्वे करा लीजिए, वो संजय झा हो, चाहे ललन सिंह हो, या फिर अशोक चौधरी हो, इन्हीं लोग के वजह से तो मरमरिंग है। जनता दल यू का जो निचले स्तर का जो कार्यकर्ता है वह इन लोगों को गाली बकता है, लेकिन पता नहीं नेता को समझ में क्यों नहीं आती है। उसी तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास भी कोई बात, निचले की बात तो को वह कह नहीं पाता है कि उनके बारे में क्या धारणा है कार्यकर्ताओं में। वहाँ अध्यक्ष कौन बने बैठे हुए हैं, जहाँ पर देखते हैं कि आम लोगों से मिलते नहीं हैं, कहीं क्षेत्र में भ्रमण नहीं करते हैं। अनुशासन वाले बोलते हैं। तो अनुशासन के नाम पर अगर डंडा चलाते हैं तो अनुशासन कैसा अनुशासन, जो गरीब गुरबा जुड़े नहीं। जनता दल के तो, राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग थे वो तो लालू प्रसाद जी में अपना सब कुछ देखते थे। वो भुइयाँ में बैठ करके भी, दरी पर बैठ करके भी सामाजिक न्याय की बात में विश्वास करते थे। इसलिए डिसिप्लिन की बात राष्ट्रीय जनता दल नहीं थी। राष्ट्रीय जनता दल थी सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की पार्टी, आम लोग की पार्टी, आम लोग की पार्टी थी, गरीब गुरबों की पार्टी थी। आप करीब करीब 3.5 साल एमएलसी रहे राष्ट्रीय जनता दल में, 3.5 साल। हाँ, अभी पार्टी को कौन चला रहे हैं? लालू यादव चला रहे हैं या तेजस्वी चला रहे हैं? लालू यादव बिल्कुल नहीं चला रहे हैं। अभी पार्टी पूरी तरह से तेजस्वी जी चला रहे हैं। लालू जी अगर चलाते तो ये मनोज झा जी नहीं जाते, लालू जी अगर चलाते तो संजय यादव जी नहीं जाते, लालू जी अगर चलाते तो इस तरह के जो है मैं भी नहीं हटता। और भी बहुत सारे जो चीज़ें दिख रहे हैं। कौन जाते? मनोज झा नहीं जाते, संजय यादव नहीं जाते, तो लालू जी रहते तो दूसरे चीज़ें समीकरण कम से कम है। अब तो एमवाई का भी समीकरण टूटता देख रहे हैं आप। तो इसलिए लालू यादव अब कहाँ हैं? लालू यादव सिर्फ एक ही उनकी ख्वाहिश बची हुई है कि हमारे रहते भर में तेजस्वी जी बिहार के 1 नंबर की कुर्सी पर आ जाए,
बाकी लालू जी की दिलचस्पी कुछ नहीं है। अगर लालू जी की दिलचस्पी होती तो मैं जिन सवालों को लेकर के आज मैदान में था उन सवालों पर लालू जी बुलाते और लालू जी बुला करके बात करते, और अगर बात करते और लालू जी हमको कहते कि आप इस्तीफ़ा दे दो तो मैं 1 सेकंड में इस्तीफ़ा दे देता। मुझे हटाने के लिए वहाँ कोर्ट और कचहरी जाने की क्या ज़रूरत थी। लालू यादव को अभी भी नेता आप मानते हैं? हाँ, लालू यादव के टाइम में दूसरी बात थी। लालू यादव के तो एक बात मानना ही पड़ेगा कि उन्होंने गरीबों की आवाज़ दी है। जिस समय 90 में लालू यादव आए थे उस समय हालात ऐसे थे कि अगर लालू यादव को कहीं इतिहास के पन्नों में जगह मिलेगी तो निश्चित रूप से स्वर्ण अक्षरों में लालू यादव का नाम लिखा जाएगा। लालू जी पर आप लाख भ्रष्टाचार का या कोई भी बात आप कह दें, लेकिन लालू जी ने जो 90 के दशक में जो सामाजिक परिवर्तन की सामाजिक क्रांति की जो लड़ाई लड़ी है उसका कोई जोड़ नहीं है। वो इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा। उनके पद चिन्ह पे तेजस्वी? बिल्कुल नहीं। उनके पद चिन्हों पर चलना तेजस्वी जी का, अगर उनके पद चिन्हों पर चलते हैं तो आप एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, उसे काफ़ी है समझने के लिए कि लालू प्रसाद जी चाहे कितना हो बीमार रहें, लेकिन अगर पटना में रहते हैं तो चाहते हैं कि दरवाज़ा गेट खोल दिया जाए और कार्यकर्ताओं के आने दिया जाए, बीमार ही क्यों न रहे, लेकिन मिलने में वो विश्वास करते हैं लोगों से। और उसके उल्टे तेजस्वी प्रसाद यादव आम लोगों से छोड़ दीजिए, कार्यकर्ताओं से छोड़ दीजिए, आम विधायकों से भी मिलने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं। तो तेजस्वी प्रसाद या लालू जी दोनों एक अपोजिट पोल पर हैं। अच्छा, एक चीज आरोप लगता है कि तेजस्वी यादव से मिलने के लिए संजय यादव को विधायक फोन करते हैं, तब मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं ये संजय यादव तय करते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो आप आरजेडी में एमएलसी रहे 3.5 साल, क्या आपको तेजस्वी यादव से मिलने के लिए संजय यादव को फोन करना पड़ता था? तेजस्वी जी से मिलना दुरूह कार्य है किसी भी विधायक के लिए। मैं भी जब एमएलसी के पद पर था तेजस्वी जी से फ़ोन पर बात हुई। वो जब फ़ोन करते हैं तो हम लोग बात कर लेते हैं। बात करने के बाद मैंने इस मुद्दे पर मैंने कहा था कि अपने पिताजी से आप पूछ लीजिए, वो 2015 से लालू जी के निर्देश के मुताबिक ये आंदोलन मैं कर रहा हूँ, लालू जी के कॉन्फिडेंस में ले करके मैं ये बात कर रहा हूँ। तब उन्होंने कहा था कि आप आकर के मिल लीजिएगा। मैं मिलने के लिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार प्रयास किया, प्रीतम फ़ोन नहीं उठाता है, संजय जी की तो बात ही नहीं की, वो तो बड़े बड़े विधायकों को मंत्रियों को फ़ोन नहीं उठाते थे, और तेजस्वी जी का डायरेक्ट फ़ोन लोगों के पास, विधायकों के पास नहीं रहता है, मंत्रियों के पास नहीं रहता। तो इसलिए तेजस्वी जी से कोई भी विधायक मैं कह रहा हूँ कि जब चाहे मिलना मिल नहीं सकता, जब चाहे बात करना नहीं बात कर सकता है। और संजय जी तो तेजस्वी जी से भी ऊपर हैं, सिर्फ सेलेक्टेड लोगों को फ़ोन उठाते हैं जो तेजस्वी जी जिनका गुड बुक में है या उनके फिर गुड बुक में है। बाकी तो जो आम विधायक हैं, आम कार्यकर्ता हैं, आम नेता है, वो कहीं से भी संजय यादव फ़ोन नहीं उठाते हैं। और यहाँ तक कि प्रीतम जी भी फ़ोन नहीं उठाते थे, यह सच्चाई थी। तो हम भी 1-2 बार किए, प्रीतम जी फोन नहीं, लेकिन संजय यादव तो उठा लेते हैं हम लोग। अब आपको उठा लेते होंगे कहीं कुछ हो, लेकिन हम लोग को वो नोटिस नहीं लेते थे। हमने चाह करके भी उनसे बात नहीं कर सका। तो यह हमारी लगता है कल ही परसों संजय यादव को एक बार फोन किए, उठा लिए। और प्रीतम जी की बात लगती है ठीक, प्रीतम फोन नहीं उठाते हैं, संजय जी उठा विपक्ष में लिए रहते हैं तब उठाते हैं। हाँ, विपक्ष में रहते हो तब उठाते हो, लेकिन संजय जी के हम लोगों ने 50 बार फोन किया है। अब 50 बार में शायद कभी 1 आध बार गलती से उठा लिए होंगे, 1 आध बार तो 1 आध बार कह सकते हैं, लेकिन 49 बार फ़ोन उन्होंने नहीं उठाया। इसलिए संजय जी के बारे में क्या धारणा है राष्ट्रीय जनता दल के सारे लोग जानते हैं। अच्छा, ये जो 3 विधायक टूटे हैं सर, आपकी पार्टी, आप राजद में ही थे, नीलम सिंह और चेतन आनंद और प्रहलाद यादव, क्यों टूटे? देखिए, इन लोगों को पार्टियों का टूटना कोई वैचारिक स्तर पर नहीं है, और अब की राजनीति भी जो हो रही है वो वैचारिक स्तर पर नहीं हो रही है। अब या तो लोभ में, लालच में, भय में हो रहा है, और नहीं तो पैसे के बदौलत हो रहा है। इसलिए इन 3 नेताओं की जो टूट हुई है राष्ट्रीय जनता दल से, एक यादव है, एक भूमिहार है, एक राजपूत हैं। अगर यादव नहीं टूटे होते तब आप कहते कि ये भूरा बाल वाले लोग, ये अपर कास्ट के लोग, ये A to Z वाले लोग इधर आ गए, लेकिन अब यादव भी टूट गए। तो यादव जब टूट गए तो इस पर तो राष्ट्रीय जनता दल को आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, या पूरे राजनीतिक हालात पर कहीं ना कहीं चिंतन करने की ज़रूरत है। आज देख रहे होंगे बिहार में तो जितने मामूली नहीं है, वो लगता है 8-9 बार जिला अध्यक्ष रहे लखीसराय के, 8 बार टर्म से विधायक रहे हैं, 7 टर्म से, इसलिए जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके हटे हैं तो कोई वैचारिक स्तर पर नहीं हटे हैं। बालू नहीं कह रहे हैं कि अनंत सिंह और आनंद मोहन बाहुबली और प्रहलाद यादव बालूबली। हाँ, कह सकते हैं बालूबली। लेकिन एक बात वेद जी स्पष्ट दिखाई पड़ेगा आपको कि आज की राजनीति में जो गिरावट आ रही है, उस गिरावट के लिए कोई भी
प्रयास नहीं किए जा रहे हैं कि इस राजनीति में आमूल-चूल परिवर्तन हो। जितने भी संगठन आंदोलन कर रहे हैं वह वर्गीय संगठन आंदोलन कर रहे हैं अपने अपने हितों के लिए। जात वाला हो रहा है अभी। चाहे जात का संगठन हो, चाहे कोई टीचर्स का संगठन हो, चाहे कोई और भी जो वर्गीय संगठन होता है उसका हो, कहीं राजनीतिक में जो अवमूल्यन हो रहा है उस पर कहीं चिंतन नहीं हो रहा है, कहीं आम लोग मिल करके आंदोलन नहीं कर रहे हैं। पूछते हैं, आप अति पिछड़ा की लड़ाई लड़ते हैं, अति पिछड़क नेता हैं। मुकेश सहनी भी अति पिछड़ा मल्ला हैं जी, वो अभी क्या लग रहा है किधर जाएंगे, एनडीए की इंडिया? अब देखिए मुकेश सहनी जी पैसे के बदौलत नेता, अति पिछड़ों के नेता नहीं हैं। अति पिछड़ों के नेता तो पहले ही उनको हम लोग खारिज कर देते हैं कि जब वो कहते हैं कि सन ऑफ मलाह, सन ऑफ अति पिछड़ा नहीं कहते हैं। तो मलाह का मतलब सिर्फ अति पिछड़ा नहीं होता। अति पिछड़ा में 110 आज की तारीख में 113 जातियाँ हैं। तो 113 जातियों को रिप्रेजेंट करने के लिए वो मुकेश जी तैयार नहीं हैं। दूसरी बात, आप वैसे चीज़ों पर आप अड़े रहते हैं जो चीज़ें आज संभव नहीं है। जैसे अब कहते हैं कि मैं मलाह को हरिजन में, दलित में, एससी हरिजन में, नहीं बोल सकते हैं। हाँ सॉरी, हरिजन शब्द तो अभी ये अनपार्लियामेंट्री हो गया, इसलिए हम लोग दलित कहते हैं या फिर अनुसूचित जाति कहते हैं। तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में वह मलाह जाति को लाने के लिए ये लगातार आंदोलन करते रहे कि जब तक आरक्षण मैं इसको नहीं दिलवाऊंगा तब तक उस पार्टी में नहीं जाऊंगा। क्या आप समझ सकते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में जाना मलाह का संभव है? कदापि संभव नहीं है। जो जातियां आप जा सकती है वह अनटचेबल होगी, उसका पहला क्राइटेरिया है। जो अछूत होगी वही जाएगी। तो क्या मलाह का, वो कहार का, वो फलाना का चलता है? अछूत है? नहीं है। तो अभी लोहार को शामिल कर दिए थे नीतीश कुमार एसटी में, 5 लाख का फाइन लगाया है। हाँ, तो वो तो तिकड़म से ना, नीतीश कुमार जी तो लोहारे के नहीं शामिल किए। अभी आपने देखा होगा कि तांती और ततमा को भी हाँ। बड़ी चालाकी से तांती ततमा को जाति को विलोपित कर दिए बिहार के गजट से। जो खतियान में पहले से लिखा हुआ था तांती और ततमा, उसको उन्होंने हटा दिया। और जो शेड्यूल कास्ट के लिस्ट था उसमें अगर स्वासी और ये था पान था, उसको उन्होंने कहा कि आज से ये पान जाना जाएगा और पान का सर्टिफिकेट दे करके सारे को बिहार में। आप हैं रामबली सिंह चंद्रवंशी, आप हैं कहार, लेकिन आपको आरक्षण देना है। तो आज से आप रामबली सिंह चंद्रवंशी नहीं हैं, आज से आप वेद प्रकाश जाने जाएंगे और आप अनुसूचित जाति का आरक्षण लीजिए। ऐसे हुआ है। बिल्कुल, ये बात तो मैंने लालू प्रसाद यादव जी को भी उस समय समझाया था। लालू जी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं थे, नहीं समझ पा रहे थे कि नहीं, बिहार को ये किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये पावर नहीं है शेड्यूल कास्ट में शामिल करने का। मैं कहा कि शामिल ये किया नीतीश कुमार जी का, ये भी एक जातीय घोटाला है। अन्य घोटालों की तरह बिहार में एक जातीय घोटाला। सब कोई जानते हैं कि देश और दुनिया में कभी भी किसी को भी कोई एक्ट के द्वारा जाति बदलने की छूट नहीं है। कोई नहीं बदल, बिहार में जातीय बदल, यहाँ पर जाति बदल दिया। अब खतियान में मान लीजिए लिखा हुआ है तांती ततमा, हमारा खतियान में लिखा हुआ है कहार, तो उस कहार को अगर दूसरे जाति से बदल दे तो ये तो संभव नहीं है कि लोहार बदल दे या कोई और अन्य बदल दे, नाम बदल दे। तो इसलिए नीतीश कुमार जी ने एक अजूबा ये घटना बिहार के अंदर किया है। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। एक सवाल आखिरी रहे, सब कुछ ठीक है चल रहा था आरजेडी के साथ नीतीश की सरकार, नीतीश जी भाजपा की तरफ काहे चल गए? अब देखिए, नीतीश भाजपा की तरफ गए उसका स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन का जो मीटिंग हुई उसके सूत्रधार बाबू नीतीश कुमार जी थे। नीतीश कुमार जी की बिहार के अंदर छवि जो हो, लेकिन बिहार से बाहर में नीतीश कुमार जी की छवि आज भी अच्छे रूप में मानी जाती है कि 18 साल से लगातार मुख्यमंत्री है। बिहार में विकास पुरुष हैं और यहाँ सुशासन की बात की जाती है। भले सुशासन के नाम पर यहाँ जंगल राज से भी ज़्यादा गुंडा राज हो, लेकिन बाहर में ये छवि बनाई गई। उस आधार पर नीतीश जी ने उस आधार का प्रयोग करते हुए भाजपा के खिलाफ एक माहौल बनाया और सारे पार्टियों 26 से लेकर 28 पार्टियों तक की मीटिंग किया। उस मीटिंग के बाद चाहिए था इंडिया गठबंधन को कि अगर पहली मीटिंग में उनको कन्वेनर नहीं बनाया था तो दूसरे मीटिंग में कन्वेनर बना देना चाहिए था। ये तो अपने कहते थे कि हमको पद की लालसा नहीं, हमको प्रधान। ऊपर से न कहते हैं, अब हाथी के 2 दांत होते हैं, खाने का अलग और दिखाने का अलग। तो नीतीश कुमार जी की इच्छा क्या थी? पहली इच्छा थी कि प्राइम मिनिस्टर बनने की। दूसरी इच्छा थी कि कम से कम हमको कन्वेनर, अगर प्राइम मिनिस्टर डिसाइड अभी नहीं हो रहा है तो कन्वेनर कम से कम बना दिया जाए। लेकिन उल्टे क्या हुआ, लालू प्रसाद जी जा करके दिल्ली में अपने बेटी के आवास पर राहुल गांधी से 4 घंटा तक मटन बनाते खाते रह गए। उसमें नीतीश जी की भागीदारी नहीं हुई। वहीं से पटकथा लिखी गई नीतीश जी को अलग होने की। गलती लालू यादव की थी। अब गलती कहेंगे या सही कहेंगे वो अलग बात है। लालू जी की पूर्वाग्रह कहाँ से था कि लालू जी
समझ रहे थे कि अब दे देगा ये मुख्यमंत्री का पद, अब दे देगा ये पद, अब दे देगा पद। अब जब 2023 पार कर गया तो लालू जी का जो धैर्य था और तेजस्वी जी का धैर्य जो जवाब दे रहा था, तो लालू जी उस फेरा में लगे हुए थे कि जब तक हम लोग इसको मुख्यमंत्री के लिए दबाव नहीं बनाएंगे, इंडिया गठबंधन से इसको थोड़ा किनारे नहीं करेंगे, तब तक ये मुख्यमंत्री का कुर्सी नहीं देगा। तो इन परिस्थितियों में नीतीश कुमार करें क्या? तो नीतीश कुमार सोचा कि जब हमारी ही पार्टी को हमारी तोड़ने के लिए आदमी प्रयास कर रहा है, जब हमारे पद से हटाने के प्रयास कर रहा है, इंडिया गठबंधन में हमारा जो से मिलना चाहिए था वो मिल नहीं रहा है, तो हम करें क्या? इसलिए नीतीश कुमार जी ने, कुछ लोग कहते हैं भ्रष्टाचार का आरोप था इसलिए। भ्रष्टाचार देखिए कब नहीं रहा है, और आज भी है, कल भी रहेगा। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा इशू अब नहीं रह गया है, इसलिए भ्रष्टाचार पर हमेशा नीतीश कुमार बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। वो कहते हैं कि मैं 3 सी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करता, बात वस्तुतः वैसी नहीं है। आज और कम्युनलिज्म, तो यह तीनों सी पर कंप्रोमाइज़ नीतीश कुमार करते रहे हैं और उनकी कमजोरी रही है। आज विभागों के बंटवारा होने में आपने देखा कई दिन लग गए। विभाग के बंटवारा होने में क्या मसला था? मसला यही था कि जो विभाग, चाहे सामान्य प्रशासन हो, चाहे गृह हो, ये जो बिहार पर कब्जा करता है वह विभाग नीतीश कुमार जी के साथ रहे। तो नीतीश कुमार जी जब पारदर्शी हैं, कहते हैं कि हमको कुछ फंसना नहीं, न फंसाना है, न हमको ये करना है, तो फिर आपको लस्ट क्यों है? तो वही तो, उसी के बसाहरत नहीं फंसाएंगे नहीं बचाएंगे, लेकिन करते हैं उल्टा। अच्छा एगो सवाल हुआ सर, वो तो हम भी जानते हैं कि लोग जानते हैं, तोड़ फाड़ के ले रहते हैं कि हमको फलना विभाग क्यों नहीं मिला। जैसे मांझी जी कहते हैं, के रोटी क्यों? अरे भाई, फलना विभाग लोग इसीलिए खोजते हैं क्योंकि फलना विभाग में ज्यादा बजट है। हाँ। और ज्यादा बजट है तो मैंने ज्यादा माल कमाई है ज्यादा। बात खत्म हो गई। मलाईदार सवालवा एगो है बीमा भारती वाला सर। आप अति पिछड़ा, बीमा भारती जदयू की एमएलए अति पिछड़ा, उनके पति को पुलिस पकड़ ली है, लाइसेंस वाइसेंस का मामला है, आर्म्स एक्ट वाला, बेटा को भी रो रही है, बोल रही जंगल राजा। आप अति पिछड़ा है तो उनके साथ काहे नहीं खड़े अभी? देखिए, कई अति पिछड़ा के नेता, नीतीश कुमार जी को मैं नकली अति पिछड़ा का नेता मानता हूँ। क्या बोले सर? नकली अति पिछड़ा का कौन नेता? नकली अति पिछड़ा? नीतीश कुमार जी। अति पिछड़ा को पंचायती राज में आरक्षण, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो बिहार के अंदर पंचायती राज में उन्होंने आरक्षण दिया 2006 में, उसके बाद यह बिहार में प्रचारित किया गया कि नीतीश कुमार अति पिछड़ों के मसीहा हैं। इसलिए कि कर्पूरी ठाकुर जी के बाद सबसे बड़े नेता अति पिछड़ों के लिए एक पॉलिटिकल कदम उन्होंने उठाया था, जिसके आधार पर लोगों ने कहा। लेकिन फिर 2015 में क्या किए? अति पिछड़ा को उन्होंने गला घोटने का काम किया है। अति पिछड़ा को उन्होंने शासन से और किनारे करने का उन्होंने जो प्रयास किया, उसी का परिणाम है कि गोपाल मंडल और बीमा भारती जी हैं। बीमा भारती जी की पीड़ा क्या है? बीमा भारती जी रुपौली पूर्णिया के विधायिका हैं और पहले भी मंत्री रह चुके हैं। तो बीमा भारती जी को वहाँ लड़ाई किससे है? तो वो लेसी सिंह जी से। तो लेसी सिंह और बीमा भारती के लड़ाई में नीतीश कुमार को तटस्थ रहना चाहिए, और नहीं तो दोनों को समझौता करा देना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी की भूमिका क्या थी? उस राजपूतनी जो विधायिका है, मंत्री बना करके उसको बर्दाश्त किए हुए थे। अब ये अपमानित फील करती थी। कुछ था जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव में हराया गया। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं दोनों की, लेकिन दोनों के बीच में जो वे कटुता बढ़ते गई, तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री और गार्जियन की भूमिका में थे, तो उनको तटस्थ रहना चाहिए था। लेकिन तटस्थ न रह करके बीमा भारती जी को लगा कि नीतीश कुमार जी एकदम बिल्कुल लेसी सिंह जी के साथ है और हमको एकदम किनारे कर दिए। उसी का परिणाम था कि बीमा भारती जी आज राजद के तरफ यानी नीतीश जी के विरोध में वो काम कर रही थी। गोपाल मंडल जी के साथ भी वही बात था कि गोपाल मंडल जो हालात है वहाँ पर, उनके साथ भी वही कर रहे थे। तो गोपाल मंडल तो कहते हैं हम मंत्री बनवे नहीं करेंगे। मंत्री बनने की खाली बात नहीं थी, वो अति पिछड़ा जो है बेसिकली तो वो सोशल जस्टिस का ही एक ये है, अवय फैक्टर है। तो सोशल जस्टिस में विश्वास करने वाले जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, नीतीश कुमार जी को उस पर भरोसा नहीं है। नीतीश कुमार चाहते हैं सत्ता को एन केन प्रकारेण चलाना और अति पिछड़ा के गुमराह करके अति पिछड़ा को नेता खड़ा करना। अभी भी लोग टूट सकते हैं जदयू से, गोपाल मंडल या बीमा भारती? अब ये तो हालात बताएगा, लेकिन अभी तो डंके की डंडे की थी से और प्रशासन की बदौलत जनतंत्र को गला घोटा जा रहा है। इसलिए विधायक जब स्वतंत्र नहीं है, विधायक जब एक विधायक पर केस करते हो, विधायक को जब खरीद फरोख्त किए जाते हो खुलेआम, विधायक जब इस तरह से, तब ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यहाँ पर कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का विचार करने की ज़रूरत है कि बिहार के अंदर डेमोक्रेसी शर्मसार हो रहा है।
शुक्रिया सर, बातचीत लंबी हो गई। कैसी लगी बातचीत बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइबर दें, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।